तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, वेलकम आपका आईमेट फाउंडेशन में। आज हम लेके आ रहे हैं बायोलॉजी की वीडियो, बहुत दिनों बाद क्लास 12 का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वन शॉट। तो अगर आपने इसको क्लिक किया है तो एंड तक वीडियो जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक लाइक छोड़ें और कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या चाहिए। तो जैसा कि हमने आपको पिछले शॉर्ट्स में बताया कि अब हम लाइव क्लासेस लेके आने वाले हैं। तो मंडे से आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स की लाइव क्लासेस चलेंगी। तो जहां पे आपको टाइम टेबल संडे तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको डेज फिक्स कर दिए जाएंगे, टाइम फिक्स कर दिए जाएंगे। तो देखते रहिएगा, भूलिएगा नहीं और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। आपका चैप्टर जेनेटिक्स का पहला पार्ट इन वन शॉट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो पहले पता करते हैं ये है क्या, व्हाट इज इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? देखिए बच्चों, इनहेरिटेंस को अगर हिंदी में हम समझाने की कोशिश करें तो हिंदी में, एकदम शुद्ध हिंदी में, इनहेरिटेंस को कहते हैं पुश्तैनी। जैसे हमें पुश्तैनी जमीन मिलती है, पुश्तैनी घर मिलता है, जायदाद मिलता है, पैसा मिलता है, तो उसी चीज को इनहेरिटेंस कहते हैं। हमारी बॉडी में जब बच्चा पैदा होता है तो उसे कहा था ये माँ पे गया है, इसका चेहरा पापा से मिल रहा है, थोड़ा सा इनसे मिल रहा है, उनसे मिल रहा है। तो हम जनरेशन बाय जनरेशन चीजें इनहेरिट करते जाते हैं, अपने पेरेंट्स से लेते जाते हैं। जैसे कि अगर हम फोन की बात करें तो अगर हम कह दिए कि एक फोन है, दैट इज आईफोन। अब आईफोन के जितने भी फोन होंगे उनमें एक सेम कैरेक्टरिस्टिक जरूर होगा जो कई जनरेशन से चला आ रहा है, ठीक है। तो जब हम कोई कैरेक्टरिस्टिक एक पेरेंट से लेते हैं, हमारे पास भी वो होता है, तो उसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। अब इनहेरिट करना इसी को कहा जाता है, ये आपको समझ में आया। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। तो आइए कुछ चीजों के बारे में जानते हैं, दैट इज सम कॉमन टर्म्स। सम कॉमन टर्म्स। सबसे पहला आता है बच्चों जीन्स। ये वो नहीं है जो आप पहनते हैं, पर इट इज हेरिडिटी, मतलब जो हम ले रहे हैं अपने पेरेंट्स से। जीन्स इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी जो हमको विरासत में मिल रहा है। तो देखिए, इनहेरिटेंस का मतलब होता है पुश्तैनी और हेरिडिटी का मतलब होता है विरासत में जो मिल रहा है, ठीक है। तो जीन्स जो है वो यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। तो जीन्स यूनिट है हेरिडिटी की, जिसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है और जिसके कारण हम अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, ठीक है। सॉरी, एलेल अगला आता है, एलेल। एलेल इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अब देखिए बच्चों, डीएनए तो आप सब लोग जानते होंगे। डीएनए ह्यूमन बींग्स में हमेशा डबल हेलिक्स होता है, ठीक है, जिसमें से एक डीएनए हम फादर से लेते हैं और एक डीएनए हम मदर से लेते हैं। आपने रिप्रोडक्शन देखा होगा, रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ाया गया है और रिप्रोडक्शन की यूनिट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर दे देंगे। तो एक जो होता है वो फादर से आता है और एक मदर से आता है। तो एक पूरा कैरेक्टरिस्टिक का यूनिट जीन कहलाता है और इसका अल्टरनेटिव फॉर्म भी होगा कि बच्चा लंबा भी हो सकता है या छोटा हो सकता है। तो पूरे जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म एलेल कहलाता है, ठीक है बच्चों। हम बार बार कह रहे हैं बच्चों, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बोर्ड्स आ रहे हैं, लाइव क्लासेस आपको दी जाएंगी, लाइव लेक्चर्स, और PYQs भी आपको करवाए जाएंगे उन्हीं लाइव लेक्चर्स में। कैरेक्टर आता है
सिंगल यूनिट ऑफ जीन, सिंगल यूनिट ऑफ जीन। अब जीन में कई सारे कैरेक्टर एक साथ होंगे, हाइट हो सकता है, लेंथ हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, आई कलर हो सकता है, पर उसमें से सिर्फ एक की बात करें तो उसे हम कैरेक्टर कहते हैं। अगला आता है बच्चों ट्रेट। ट्रेट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेट। ठीक है, अब देखिए जब भी कोई कैरेक्टरिस्टिक आता है, चलिए बाकी चीजें हम आगे पढ़ते जाएंगे, पर अब बात आती है कि जेनेटिक्स आया क्यों। इनके पिताजी की वजह से आया, और इनके पिताजी कौन थे बच्चों? ग्रेगोर जॉन मेंडल। कई बुक्स में J.H. ओवेन लिखा है, कई जगह J.O. जेडन लिखा है, तो दोनों सही है। तो ग्रेगोर जॉन मेंडल एक्चुअली वाज अ मैथमेटिशियन, ही वाज इनटू स्टैटिस्टिक्स। उनको स्टैटिस्टिक्स बहुत पसंद था, पर क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिली, वो प्रोफेसर नहीं बन पाए, तो वो मॉन्क बन गए और फिर वहां उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब क्वेश्चंस कई सारे आते हैं बच्चों, तो आइए कुछ क्वेश्चंस पे भी ध्यान देते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी पे। ये इसका कॉमन नाम है, पर अगर इसका बॉटनिकल नाम पूछा जाए तो इसका बॉटनिकल नेम बच्चों होता है पाइसम सेटाइवम। देखिए हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इसका कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है, आपको याद रखना होगा। जब भी आप बॉटनिकल या जूलॉजिकल नेम लिखते हैं तो उसमें दो लोग होते हैं, एक होता है जीनस और एक होता है स्पीसीज। जब आप जीनस लिखते हैं तो जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पीसीज हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। ये तरीका होता है। और इन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे बच्चों, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे इस गार्डन पी के। आइए उन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। तो सबसे पहला आता है हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट। दूसरा है पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। तीसरा है कलर ऑफ फ्लावर। चौथा है सीड शेप। पांचवा है सीड कलर। छठा है पॉड शेप। पॉड बच्चों क्या होता है? जो फली होती है उसे पॉड कहते हैं। और सातवां होता है पॉड कलर। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने लिए। देखिए बच्चों, जो पाइसम सेटाइवम है वो ये रहा। एक्चुअली पाइसम सेटाइवम भी लेके आ गया आपके लिए। तो जो पॉड शेप बता रहा है ना, इस बाहर वाले को पॉड कहते हैं, ठीक है। तो पॉड का शेप ये इन्फ्लेटेड है, और अगर ये दबा दबा होगा तो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। आइए बात करते हैं। हाइट ऑफ प्लांट में आता है टॉल या फिर डॉर्फ, ये 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सियल हो सकता है या टर्मिनल हो सकता है। कलर ऑफ फ्लावर वाइट या फिर पर्पल हो सकता है। इसका फ्लावर तो ला नहीं पाए। सीड शेप, आपको सीड दिखा देते हैं, इसी बहाने खा भी लिया जाए। ये रहा इसका सीड, है ना, राउंड है, उठा लिया। तो सीड शेप राउंड हो सकता है। ये पूरा ही हम खा लेते हैं, क्योंकि इसमें दूसरा वाला दिखा नहीं होगा। इसमें भी सब कुछ राउंड होता है। आई एम सॉरी, दूसरा नहीं दिखा पाएंगे। राउंड एंड रिंकल्ड, सीड कलर में ग्रीन और वाइट। ऐसा आपको दिख भी रहा होगा कि ग्रीन है, देखिए, और हम ग्रीन से लिख भी रहे हैं इसीलिए। पॉड शेप, देखिए पॉड शेप राउंड है सबका, राउंड भी नहीं, इसको बोलेंगे इन्फ्लेटेड।
इन्फ्लेटेड देखिए, लग रहा है कि हवा भरा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। चूड़ा मटर आजकल आप लोग खाते होंगे। और कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड बहुत कम दिखता है आजकल। पॉड कलर में वापस से ग्रीन और वाइट, ये दो ऑप्शंस आते हैं। तो इन 7 कलर पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने अपने 3 लॉज दिए। ये वाला भी खा लेते हैं, पाइसम सेटाइवम, ताकि कंप्लेन न रहे, उसी के बारे में पढ़ा जा रहा है। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने लिए और उनके डोमिनेंट और रिसेसिव लिए। अब डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे उन्होंने लॉ दिया। तो उन्होंने इन पे एक्सपेरिमेंट करके 3 लॉ निकाले। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। लॉज ऑफ मेंडल। कोई सुंदर सा कलर लेते हैं, ब्लैक। पहला लॉ कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें उन्होंने क्या कहा कि आउट ऑफ अ पेयर ऑफ contrasting characters, one is able to express itself and is dominant, while the other is recessive। अब इन्होंने एक नई चीज बताई आपको, किसके बारे में? नया शब्द है डोमिनेंट और रिसेसिव। इन्होंने कहा कि अगर दो अल्टरनेटिव कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर साथ में आएंगे, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक ये आ गया मान लेते हैं और एक ये आ गया, तो दोनों में से सिर्फ एक ही एक्सप्रेस होगा और जो एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट कहलाएगा। अब आइए इसको चेक करते हैं, क्रॉस बना के हम क्रॉस बनाना सीखेंगे। एक नई चीज कि अगर मान लेते हैं, सॉरी ये वाला कलर आपको साफ दिखेगा नहीं, तो अगर जो मदर है, मदर को इससे दिखाते हैं, वो स्मॉल टी है, ड्वार्फ, और जो फादर है, मेल है, वो टॉल है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है। यहाँ पे है क्या कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, यहाँ पे टॉल डोमिनेंट है, तो इसी के स्मॉल लेटर से रिसेसिव वाले को शो करते हैं। तो देखिए टॉल के लिए कैपिटल टी इस्तेमाल कर रहे हैं और डॉर्फ के लिए स्मॉल टी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब इनके बीच हमने क्रॉस कराया, तो आइए पनेट स्क्वायर बनाना सीख जाते हैं। तो फादर का गेमेट कौन सा बनेगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी। गेमेट होता है जितने जीन्स होते हैं उनका आधा लिया जाता है, क्योंकि गेमेट बनते वक्त आधा ही इस्तेमाल होता है। फीमेल में स्मॉल टी बनेगा। तो ये क्या बना बच्चों? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इन सारे में हमने क्या बोला? आउट ऑफ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो ये देखिए, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ये कॉन्ट्रास्टिंग है, ये कॉन्ट्रास्टिंग है, मतलब टॉल और ड्वार्फ के जीन्स साथ में आए हैं। तो इन दोनों में से एक्सप्रेस कौन होगा? जो प्लांट होगा वो किस कलर का होगा? प्लांट हमें दिखेगा ये वाला टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल। तो एक्सप्रेस किसने किया? अपने आप को टॉल ने एक्सप्रेस किया, तो टॉल वाला कंडीशन यहाँ डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो डोमिनेंट रिसेसिव आप समझ गए। अब एक इंपॉर्टेंट बात, छोटी मगर मोटी बात है, जितने लोगों ने शक्तिमान देखा है, होमोजाइगस कंडीशन एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्या होता है? होमोजाइगस कंडीशन वो होता है जहां पे दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं। जैसे ये वाला होमोजाइगस था, कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहाँ पे भी दोनों लोग सेम। तो होमोजाइगस कंडीशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस की कोई भी जरूरत नहीं है। पर जैसे हम हेट्रोजाइगस में पहुंचेंगे, जहां पे दोनों कॉन्ट्रास्टिंग हो, तो होमोजाइगस कंडीशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वही डोमिनेंट कहलाएगा। ऐसी बात इन्होंने अपने पहले लॉ में कही थी। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। फिर दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलिए तो ये दूसरे लॉ के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा लॉ कहता है लॉ ऑफ
independent assortment. इसकी भी बात कर लेते हैं ताकि हमें कोई कष्ट ना हो। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है बच्चों की अल्टरनेटिव एलेल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर टू फॉर्म गेमेट्स। एक बार देख ले आपको दिख रहा है कि नहीं ये कलर। चलिए इस कलर में कोई कष्ट नहीं, तो ये क्रॉस करते हैं जिससे हमें पता चले। देखिए बच्चों यहाँ पे जो आपको बताया गया ये फादर मदर का जनरेशन, इसके बाद जो पहला जनरेशन आता है उसे F1 जनरेशन कहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमें F1 जनरेशन में क्या मिला, एक पेरेंट ये था, एक पेरेंट दूसरा पेरेंट भी यही था। ठीक है, तो हमें क्या दिखा कि F1 जनरेशन में कैपिटल T स्मॉल t साथ में था। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जब गेमेट बनेगा और नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे तो कैपिटल T स्मॉल t अलग हो सकते हैं। अगर हम इसका क्रॉस कराएं और नेक्स्ट जनरेशन में भी हमें सारे लोग कैपिटल T और स्मॉल t मिलते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि इंडिपेंडेंटली अलग नहीं हो सकते। जैसे हम हैं और मेरा एक दोस्त है, लोग कह रहे हैं कि हम लोग हमेशा जब जा रहे हैं हर जगह साथ में दिख रहा है, इसका मतलब कि हम इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो सकते कि अगर हम घूमने जा रहे हैं वो भी जाएगा, हम शादी में जा रहे हैं तो वो भी जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पा रहा है। पर मेंडल ने कहा कि अगर F1 जनरेशन में कोई दो लोग साथ में आए, जैसे यहाँ कैपिटल T स्मॉल t साथ में आए, तो ये अलग हो सकते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। तो गेमेट बनाते हैं इनके, तो इसका गेमेट क्या बनेगा बच्चों, कैपिटल T और स्मॉल t, देखिए हाफ हाफ अलग कर रहे हैं। और इसका भी क्या बनेगा, कैपिटल T और स्मॉल t। अब क्रॉस कराते हैं, कैपिटल T पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ कैपिटल T स्मॉल t और यहाँ स्मॉल t स्मॉल t। तो कैपिटल T स्मॉल t तो हमें मिला, पर कैपिटल T स्मॉल t के अलावा भी दो लोग हमें दिख रहे हैं, इसका मतलब ये अलग हो सकते हैं। अब आइए नई चीज सीखें, फिनोटाइप लिखना और जीनोटाइप लिखना। फिनोटाइप वो होता है जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक होता है, इन सब का भी डेफिनेशन आता है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और जीनोटाइप होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आइए फोटो कैसी आएगी। ये तो होमोजाइगस है, टॉल, देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से ये भी टॉल, ये भी टॉल, पर ये क्या है, ये ड्वार्फ आएगा। तो कितने टॉल हुए, 3 टॉल हुए और एक ड्वार्फ हुआ। तो फिनोटाइप फोटो क्या आई बच्चों, 3:1 आ गई। अब कैसे देखिए, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस बताएं, ये टॉल होगा, ये ड्वार्फ होगा, और ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से टॉल होना चाहिए। जब हेटेरोजाइगस कंडीशन आती है तो डोमिनेंट वाला ही हमेशा एक्सप्रेस होता है। जीनोटाइप मतलब जीन्स किस तरीके से रखे गए हैं। कैपिटल T हमें कितना दिख रहा है, 1, और कहीं नहीं दिख रहा है तो हमने लिख लिया 1। कैपिटल T स्मॉल t 2 दिख रहा है तो हमने लिख लिया 2, और स्मॉल t एक ही दिख रहा है तो इसका जीनोटाइप हो गया 1। तो ये था आपका दूसरा लॉ। अब बात करते हैं तीसरे लॉ की, थर्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए अभी तक जितने भी क्रॉस कर रहे थे हम एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए कर रहे थे, इसलिए उन्हें मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। अब हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स को साथ में लेंगे और इसलिए अब इन्हें क्या कहेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है, चलिए इसी से लिख देते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है इफ टू कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट टुगेदर then they are free to separate during formation of gamete
अब इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन वापस से ही आता है। ये कह रहा है कि अगर दो कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ आ चुके हैं, मान लेते हैं कि मेरे पिता चलिए मान लेते हैं मेरे पिताजी हैं, उनकी आंखें बड़ी हैं और बड़ी आंखों के साथ उनकी नाक एकदम लंबी सी ऐसे निकली हुई है। तो अगर ये लॉ सही होगा तो जिस मेरे पिताजी के जितने भी बच्चे, मेरे जितने भी भाई बहन हैं, अगर उनकी आंखें बड़ी हैं तो नाक लंबी होगी। ठीक है, इसका मतलब ये और ये वाला कैरेक्टर अलग नहीं हो पा रहा है, ये बात इन्होंने कही थी। ठीक, पर इन्होंने फिर इसे एक्सपेरिमेंट से दिखाया था कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं। और ये डाइहाइब्रिड के लिए क्यों है, दो कैरेक्टरिस्टिक के लिए ही क्यों बात कर रहा है, क्योंकि एक सेकेंड, क्योंकि यहाँ दो कैरेक्टर की ही बात हो सकती है। बड़ी आंख मतलब लंबी नाक, ऐसे नाक निकली होगी। तो इन्होंने कहा कि हो सकता है कि बड़ी आंख किसी बच्चे की हो जाए, मेरे पिताजी की, मेरे भाई बहनों की, पर उनकी लंबी नाक ना हो। तो गेमेट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो मान लेते हैं एक प्लांट टॉल है और टॉल के साथ राउंड है। तो ये टॉल और राउंड हुआ। दूसरा प्लांट, चलिए थोड़ा आसान वाला करते हैं, कठिन वाला आप लोग करेंगे। टॉल है और राउंड है, और दूसरा प्लांट ड्वार्फ है और उसका सीड रिंकल्ड है। ड्वार्फ और रिंकल्ड। अगर ये गलत होगा तो अगले में जो टॉल प्लांट होंगे वो सारे राउंड होने चाहिए। ड्वार्फ और राउंड। एक नॉर्मल तो यही पता चल गया कि टॉल के साथ भी राउंड और ड्वार्फ के साथ भी राउंड। पर आइए क्रॉस करते हैं और गेमेट बनाते हैं। अब देखिए इसका गेमेट बनाना थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा। क्यों कठिन होगा उसकी बात कर ले, क्योंकि यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक साथ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं जितनी पॉसिबिलिटीज है। पहला गेमेट ये बनेगा कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर, फिर कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर। और कोई पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर, फिर कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर। और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है बच्चों आपको? नहीं। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक के आधे आधे गेमेट हमने उठा लिए। तो यहाँ क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। यहाँ क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। और यहाँ क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। अब आइए इसका फिनोटाइप देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा फोटो क्या आ रही है इसकी। तो ये वाले भाई साहब क्या आ रहा है, टॉल और राउंड, एक टॉल और राउंड। ये क्या आएंगे, टॉल और राउंड। ये क्या आएंगे, टॉल और राउंड। तो तीन टॉल और राउंड है। तो देखिए ये तो चिपका हुआ है टॉल के साथ राउंड, पर यहाँ पे क्या हमें पहली बार दिखा, टॉल के साथ रिंकल्ड दिख गया। मतलब एक टॉल के साथ रिंकल्ड था। फादर की जनरेशन में क्या दिख रहा था, ड्वार्फ है तब भी राउंड होगा, टॉल है तब भी राउंड होगा। मतलब ये कह रहा था कि इसके जितने बच्चे हैं, टॉल हो चाहे ड्वार्फ हो, होंगे राउंड ही। ठीक, अगर गेमेट का सिग्रीगेशन नहीं होता। पर यहाँ गेमेट का सिग्रीगेशन हो गया है। गेमेट का सिग्रीगेशन हो गया, इसलिए टॉल के साथ हमें कौन दिख गया बच्चों, रिंकल्ड दिख गया। ठीक है, कोई कष्ट नहीं। चलिए तो आप लोग एक क्वेश्चन करके रखिएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका हमें फिनोटाइप जरूर बताइएगा। तो आइए बढ़ते हैं। फिर बाद में कुछ जगह पाया गया, एक नई चीज देखी गई जिसे कहा गया लिंकेज। अब लिंकेज क्या था आपको थोड़ा शुद्ध तरीके से दिखाया जाए। मान लेते हैं ये एक क्रोमोसोम है, डीएनए है, और इस पे जीन्स कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। ये है जीन्स। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है जब गेमेट बनता है तो ये टूटता है बीच में से। तो हर बार सिग्रीगेशन ऑफ गेमेट में क्या हो रहा था, ये टूट जा रहा था। पर देखा गया कि कई बार
कुछ जीन्स इतने पास हैं कि वहां से तोड़ेंगे तो दोनों साथ में जाएंगे। जो हम रब कर रहे हैं वो मान लीजिए साथ में जाएगा, ठीक है। अब हम यहां से तोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए दोनों अलग हो गए, ठीक है। पर अगर हम यहां से तोड़ेंगे तो देखिए दोनों साथ में मिट रहा है ना, मतलब ये दोनों जो था, ये दोनों को अलग नहीं किया जा सकता था। तो यहां पे सिग्रीगेशन ऑफ गेमेट्स अलग हो गया और उन्होंने कहा कि कई बार क्या हो रहा है कि सम जीन्स आर टू क्लोज टू ईच अदर, too close to each other and cannot be separated during gamete formation. देखिए गेमेट फॉर्मेशन के वक्त टूट रहा था तो ये दोनों मिटर जाते हैं, अलग हो ही नहीं पाएंगे ये। तो जब भी ये दोनों जाएंगे तो साथ में जाएंगे, या तो इधर से टूटेगा या तो इधर से टूटेगा या तो इधर से टूटेगा, क्योंकि बीच से तोड़ रहे हैं तो दोनों साथ में चले जा रहे हैं। तो ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, और इसी चीज को लिंकेज बोलते हैं। जब दो कैरेक्टरिस्टिक इतने पास हैं कि जब टूट रहा है गेमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो वो अलग हो ही ना पाए, और जब वो अलग नहीं हो पाएंगे तो वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक साथ में जाएंगे। और उस कंडीशन में ये जो आपका लॉ था, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, ये गलत हो जा रहा था क्योंकि वहां पे लिंकेज शो हो रहा था। और इस लिंकेज को सबसे पहली बार खोजा था टीएच मॉर्गन ने। और इस सिग्रीगेशन ऑफ गेमेट को अलग करने के लिए दो और कैरेक्टरिस्टिक आए। एक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक था कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहता है कि इन F1 जनरेशन neither of parents characteristic is shown। मतलब कि दोनों पेरेंट का जो भी कैरेक्टरिस्टिक था वो नए जनरेशन में शो ही नहीं हुआ। ये देखा कहाँ गया बच्चों? ये देखा गया स्नैपड्रैगन फ्लावर में। अब आइए देखते हैं इसका मतलब क्या था। स्नैपड्रैगन फ्लावर प्रोसेसर भी होता है आपका। एक प्लांट था रेड, ठीक है, एक पेरेंट रेड था और दूसरा पेरेंट व्हाइट था। इनमें क्रॉस कराया जाएगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर आना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए बच्चों? डोमिनेंट वाला कलर होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था। पर ना ही ये रेड हुआ और ना ही ये व्हाइट हुआ, ये अलग कलर शो करने लगा, पिंक। तो यहाँ पे डोमिनेंस इनकम्प्लीट हो गया, ना ही रेड कलर शो हो पा रहा है, नहीं व्हाइट कलर शो हो पा रहा है। तो कोई एक भी पेरेंट का कलर यहाँ पे नहीं आके एक नया कलर आ गया पिंक, और इसको कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वहीं अगर हम को डोमिनेंस की बात करें तो यहाँ पे बोथ आर डोमिनेंट इक्वली, बोथ आर डोमिनेंट इक्वली। ये हमारे ब्लड ग्रुप में देखा जाता है बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से। अब ब्लड ग्रुप में अगर ये रहेगा, ठीक है, और ये रहेगा तभी शो होगा, नहीं तो नहीं शो होगा। मतलब पहला और दूसरा दोनों चाहिए। जैसे कोई लॉकर है वो दो चाबी से खुल रहा है, मान लीजिए हम एक चाबी हम रखे हैं, कोई दूसरा मेरा पार्टनर रखा है, तो ना ही हम अकेले वो खोल पाएंगे, ना ही वो अकेले खोल पाएगा। तो ना ही वो डोमिनेंस दिखा सकता है, ना ही हम डोमिनेंस दिखा सकते हैं। 50% शेयर मेरे पास है, 50% शेयर उसके पास है, तो हम दोनों लोग जब साथ में आएंगे तब हमारा डोमिनेंस होगा। अकेले अकेले हम इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। तो हम जब साथ में आएंगे तो हमारा डोमिनेंस को डोमिनेंस है। हम अकेले कहीं गए कह दिए मेरी कंपनी है, या वो अकेले कहीं गया कह दिया मेरी कंपनी, आओ घुमा दे, पर चाबी है ही नहीं उसके पास। दोनों लोग का फिंगरप्रिंट लगेगा तब वो खुलेगा। तो हम दोनों का डोमिनेंस साथ में दिखाया जा रहा है, उसको कहा जाता है को डोमिनेंस। बात समझ में आ गई बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस की? बहुत ही बढ़िया। इसके बाद आया था क्रोमोसोमल थ्योरी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्वेश्चन आपसे बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसको दिया था सटन
एंड बावरी ने। तो अभी जो बच्चों बात हो रही थी मेंडल के लॉ की, यहाँ पे पूरा, तो मेंडल ने ये जो कहा था कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और ये जो एक्सप्रेस हो रहा है, ये जो ट्रांसफर हो रहा है, इन सबको मेंडल ने क्या नाम दिया था? मेंडल ने नाम दिया था इन सबको फैक्टर्स। ठीक है, और उन्होंने कहा था ये फैक्टर्स ही हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, फैक्टर्स ही हैं जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस होते हैं, फैक्टर्स ही हैं जो डोमिनेंट और रिसेसिव हैं, फैक्टर्स ही हैं जो सिग्रीगेट हो रहे हैं, फैक्टर्स के कारण ही किसी का कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा है। ठीक है, तो सटन एंड बावरी ने क्या किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हाउस फ्लाई पे, जिसका जूलॉजिकल नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, इस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि LHS is equal to RHS, hence proved। मैथ्स वाले सर आएंगे तो कहेंगे मेरा चोरी कर लिया। चलिए, hence proved उन्होंने किया क्या? उन्होंने बोला कि जो क्रोमोसोम है उन्हीं के बारे में मेंडल ने बात की थी और उन्हीं को फैक्टर्स बोला था। मतलब मेंडल ने क्या कहा था? फैक्टर्स आर द वन व्हिच आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। फैक्टर्स आर द वन व्हिच शो कैरेक्टर्स। फैक्टर्स फॉर्म गेमेट। फैक्टर्स आर रिसेसिव और डोमिनेंट। एंड फैक्टर्स सिग्रीगेट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गेमेट। तो इन लोगों ने ड्रोसोफिला पे टेस्ट किया और पाया कि जो ये फैक्टर कब से कर रहे थे? फैक्टर सब सुने करे, क्रोमोसोम सुने ना कोई, है ना? तो ये जो कब से फैक्टर कर रहे थे, ये कुछ और नहीं बल्कि क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बस यही बताती है कि जो मेंडल ने बात की थी फैक्टर्स की, एक्चुअली में वो क्रोमोसोम्स है। जैसे मान लीजिए हम आपको कहानी सुना रहे हैं, हम कह रहे हैं अरे यार मेरा एक दोस्त था, बहुत ही पढ़ने में तेज था, पर वो सिगरेट पीता था, वो शराब पीता था। मम्मी से हम अपने कह रहे हैं, मान लीजिए कि मम्मी मेरा एक दोस्त है यार, मम्मी पढ़ने में बहुत तेज है, वो सिगरेट पीता है, शराब भी पीता है, बहुत चीज़ें उसके बारे में बता दी। ठीक, अब मेरा एक दोस्त आया घर पे, वो अपने बारे में बताने लगा और हम जो बताए थे मम्मी को कि मम्मी उसके पापा ये करते हैं, उसकी मम्मी ये करती हैं, उसका घर बहुत बड़ा है, वो भी आके वही सारी बातें बताने लगा अपने बारे में। तो मम्मी को ये समझते देने लगे कि जो हम बता रहे थे अपने दोस्त के बारे में वो कोई और नहीं, यही वाला दोस्त है। तो हम इक्वल कर लेंगे दोनों को। तो जो बात मेंडल ने कही थी और मेंडल ने जिन फैक्टर्स की बात की थी, क्योंकि मेंडल ने ये नहीं कहा था कि क्रोमोसोम में ये बात होती है, तो इस काम को क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से सटन एंड बावरी ने प्रूव किया और बताया कि जो फैक्टर कब से कर रहे थे वो फैक्टर ही क्रोमोसोम है, कोई अलग चीज नई चीज नहीं है। तो ये था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यहां भी आपको कोई कष्ट नहीं हुआ होगा। एंड आई थिंक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज म्यूटेशन एंड वेरिएशन भी पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, क्या ही जाएगा हमारा। म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन जीन्स। देखिए नॉर्मली क्या होता है, हमारे जीन्स किसी तरीके से अरेंज्ड हैं और किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण या इंटरनल फैक्टर के कारण, जनरली एक्सटर्नल फैक्टर होता है जैसे एक्सरे हो गया या कोई रेज आपके अंदर ट्रैवल कर गई, उनके कारण अगर अचानक से आपके जेनेटिक अरेंजमेंट में डिफरेंस आ जाए तो उसे कहते हैं म्यूटेशन। अब समझिए आप साल भर नहीं पढ़ रहे हैं, साल भर नहीं पढ़ते हैं, घर वाले देख रहे हैं कि साल भर नहीं पढ़ रहा है, फोन चला रहा है, घूम रहा है, पर अचानक से किसी दिन आप बैठ के पढ़ने लगे, देखे पापा मम्मी देख लिए एक हफ्ते से पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, तो आप क्वेश्चन पूछेंगे कि अरे पढ़ क्यों रहे हो? वो आप गलती नहीं कर रहे हैं, पढ़ना अच्छा काम कर रहे हैं, बट क्योंकि आप साल भर नहीं पढ़े और आप अचानक से पढ़ना स्टार्ट कर दिए और वो सडन चेंज है, तो पेरेंट्स को लगेगा कि कुछ तो चेंज हुआ है और इसी को कहते हैं म्यूटेशन, जो सडन चेंज होता है। ठीक है, अब अगला आता है बच्चों वेरिएशन। देखिए आप सबने बाहुबली देखी होगी आई गेस, तो बाहुबली में क्या देखा गया था? क्यों बाहुबली में क्या देखा गया था आपको दिखाता है।
ये रहे पिताजी और ये रहा बेटा। जैसा पिताजी एग्जैक्टली वैसा ही बेटा भी, थोड़ा बड़ा हो गया। बट क्या ऐसा पॉसिबल होता है? ऐसा हो सकता है कि जैसे मेरे पापा दिखते थे अब एग्जैक्टली वैसे दिखें, वो पॉसिबल नहीं है। रिजेम्बलेंस हो सकती है पर पॉसिबल नहीं है। तो ये जो चेंज होता है, हम जो पेरेंट्स से गेमेट ले रहे हैं उसमें जो चेंज हो रहा है जिसके कारण डिफरेंस हो जाता है एक जनरेशन और अगले जनरेशन में, उसी को कहते हैं वेरिएशन। क्या क्या बच्चों? वेरिएशन इज द डिफरेंस इन गोलों के बीच से चलते एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म्स। तो दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो डिफरेंस होगा, मतलब दो ऑर्गेनिज्म बेसिकली पेरेंट्स एंड F1 जनरेशन। तो इसके ऊपर भी लिख रहा है बच्चों, सुंदर लग रहा है। तो पेरेंट्स और F1 जनरेशन के बीच में जो डिफरेंस होगा, इसको ट्राई करते हैं, देखें ब्लैक पे कैसा लग रहा है, आप लोग भी देख लीजिए। ओहो, ये तो दिख ही नहीं रहा है, धोखा हो गया। चलिए जाने दीजिए, कुछ और करते हैं। पेरेंट्स और F1 जनरेशन में जो डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओ सॉरी, ये भी आ गया, चलिए कोई बात नहीं। पेरेंट्स और F1 जनरेशन में जो डिफरेंस दिखेगा उसी को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। जैसे कि कोई फ़ोन आया, अब उसका नेक्स्ट मॉडल आया, अगर वो एग्जैक्टली सेम दिखेगा तो कोई मतलब नहीं, थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया, उसे कहा गया वेरिएशन। एक फ़ोन है, हम नाम नहीं लेंगे, ये रहा फ़ोन। तो पहले फ़ोन ने क्या किया? एक कैमरा इधर, एक कैमरा इधर, ठीक। अब इसने वेरिएशन शो किया और वेरिएशन में इसमें चेंज ले आया। क्या किया? एक कैमरा इधर और एक कैमरा इधर कर दिया। फिर ये वापस मान लीजिए वेरिएशन लाता है, चेंज लाता है, ने क्या कर दिया? एक कैमरा इधर, एक कैमरा इधर, सुंदर कर दिया जाए। एक कैमरा इधर, एक कैमरा इधर और एक कैमरा इधर कर दिया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन का रीजन ही होता है क्रॉसिंग ओवर, जो गेमेट में देखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, हमें आगे तक पहुंचाइए ताकि हम आपके लिए भी अच्छी अच्छी चीज़ें ला सकें। जय श्री राम, हर हर महादेव, साइनिंग ऑफ फ्रॉम वाराणसी।